हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थर्मल फिज़िक्स आज से स्टार्ट होने जा रही है। थर्मल फिज़िक्स 3-4 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे अपन अलग अलग। तो ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेगी। एक तो हीट, थर्मल एक्सपेंशन है अपना शुरुआत में, ठीक है। थर्मोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, फिर कैलोरीमेट्री आती है, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है, उसके मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के अलावा एक और चैप्टर होता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो लगभग कुल मिला के अगर मोटे मोटे 3 चैप्टर माने तो 3 चैप्टर्स में अपन इसको समराइज़ कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक और KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट प्रश्न की मैं बात करूं तो लगभग पूरी थर्मल फिजिक्स से 3 प्रश्न मान लीजिए, ऑन एन एवरेज 3 प्रश्न आएंगे। सही कहाँ से लेकर मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरे तीनों चैप्टर्स। तो ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो NCERT में पढ़ाते हैं वो, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ तो 2 ही चैप्टर मानते हैं अपन NCERT में, ठीक। तो चलिए सबसे पहला थर्मोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। थर्मोमेट्री क्या है? जहाँ पर हम टेम्परेचर का मेज़रमेंट, उसकी स्टडी करते हैं, वो थर्मोमेट्री कहलाती है, ठीक है। और जहाँ पर हीट और उसके मेजरमेंट की स्टडी करते हैं उसे कैलोरीमेट्री बोलते हैं। अभी थर्मोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो बचपन से एक टेम्परेचर की एक डेफिनेशन पढ़ी है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस की मात्रा को ही क्या बोल देते हैं हम? टेम्परेचर बोल देते हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी होती है गैसेस की, वो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एटॉमिक लेवल पे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है, उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ उनके टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ हीट होती है और उस हीट की डिग्री को ही, उसकी हीट की मेजरमेंट को ही क्या बोल देते हैं? यहाँ पर टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हम बात कर सकते हैं इस पर। हॉटनेस की कोई चीज़ कितनी गर्म है तो कितनी गर्म है, और ठंडी है तो कितनी ठंडी है, इसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है इसकी केल्विन, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI यूनिट जो केल्विन है, केल्विन ही SI यूनिट क्यों रखी गई है? इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट का, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं केल्विन स्केल को, ठीक। ओके, CGS यूनिट की बात करें तो वो हो जाती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ऐसे करके बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बोल देते हैं इसको। अब देखिए, इसके कुछ स्केल होते हैं मेजरमेंट के, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के जो स्केल्स हैं वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के मेन होते हैं, वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 टाइप के मेन है यहाँ पर। 3 टाइप के स्केल्स कौन कौन से? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पर सबसे पहले बात तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं? इसका डिग्री सेल्सियस होता है, इसका डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें डिग्री नहीं लगती, ये केल्विन है, इसमें डिग्री का कोई काम नहीं है, ठीक। ओके, ये क्या है? LFP, ये होता है लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। UFP अपर फिक्स पॉइंट। अच्छा, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट के और नाम होते हैं। इसको लोअर फिक्स पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट को क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के केस में बात कर रहा हूं, तो वाटर का जो लोअर, इन केस ऑफ वाटर के लिए बात बोल रहा हूं, तो वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो उसको। और बॉयल कितने पे होने लग जाता है? 100 डिग्री पर होने लगता है। मतलब बॉयल होना मतलब उस वाटर की स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो ये तो डिग्री सेल्सियस में तो हम जानते हैं कि अच्छा 0 डिग्री पर तो आइस बन जाती है वाटर की, और 100 डिग्री पर क्या हो जाती है? स्टीम बन जाती है।
इसके साथ यहाँ पर टोटल कितने डिवीज़न हो गए इस स्केल में? 100 डिवीज़न हो गए, ठीक है। फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पर हमको और प्रीसाइज स्केल चाहिए होता है कि हमको ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री में भी अगर इंक्रीज़ होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है इंक्रीज़ होने की। तो हमको कुछ ऐसा स्केल चाहिए जो 1 डिग्री के भी कुछ 2-3 पार्ट कर दे। तो हमारा हम बोलते हैं कि यार 100 पे तो ठीक है, 100 बुखार तो ठीक है, 98 से ऊपर हो जाते हैं हम बोल देते हैं हमको फीवर आ रहा है, 104 पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं करते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे तो उसमें हम ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। हमें ज़्यादा प्रीसाइज वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212, ठीक है। ये एक तरह का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर कितने हैं? देखो नंबर ऑफ स्केल्स, नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं? 180 हैं। तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है और एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको। और अगला है केल्विन स्केल। तो केल्विन में और सेल्सियस में कोई फ़र्क नहीं है। केल्विन में भी आपके 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगे। केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में केवल कितने का डिफरेंस रहता है? 273.15 का, लेकिन हम 273 को ही लेके चलेंगे। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 373 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला चलता है, कि हमको रीडिंग, हमको कहीं से भी एक इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आ जानी चाहिए। कई बार हाइपोथेटिकल सिस्टम भी बना देता है तो वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो रीडिंग, किसी भी स्केल पर रीडिंग कैसे लेते हैं? किसी भी स्केल पर रीडिंग जो है उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर दीजिए। जो भी रीडिंग आ रही है, जैसे सपोज 30 डिग्री आ रही है, 40 डिग्री आ रही है, और लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो जाता है? उस पर 0। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में अगर आपका आ रहा है 100 फ़ारेनहाइट, तो उसमें से 32 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 32 है। डिवाइड बाय क्या करा? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 माइनस 32। डिग्री सेल्सियस आ गया तो क्या करेंगे? 100 माइनस 0। अच्छा, केल्विन आ गया तो 373 माइनस 273, 373, 273। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है, ये सभी स्केल्स में क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, तो यही वाली गणित आप अगर डिग्री सेल्सियस के लगाएं और यही वाली गणित अगर आप फ़ारेनहाइट के लिए लगाएं तो उन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। और उनका यूज़ करते हुए ये एक फॉर्मूला निकला है जिससे हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन एंड केल्विन से सेंटीग्रेड में आसानी से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, तो ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रहना जरूरी है। तो ये आया कैसे? C माइनस 0 डिवाइड बाय C माइनस 0 डिवाइड बाय, हमने क्या करा यहाँ पर 100 माइनस 0। इसी तरह से जैसे सपोज C आ रही है रीडिंग, डिग्री सेल्सियस में C रीडिंग आ रही है। अब फ़ारेनहाइट में कितनी आ रही है? F माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 212 माइनस 32। और केल्विन में K माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273, और यहाँ पर 373 माइनस 273 जब किया तो यहाँ पर पाया, यहाँ कितना आ गया? 100 C डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर F माइनस 32 डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0, और फिर 21 में से ये गए तो ये 190। ठीक है, तो इसमें से गया 0 और फिर इसमें से गया 80, और यहाँ पर आ गया K माइनस 273 और डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, C/5 F माइनस 32/9, और ये रहा। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जो केल्विन है, या फिर केल्विन की बात करें तो केल्विन स्केल में क्या हो जाता है? डिग्री सेल्सियस में अगर स्केल दिया हुआ है उसमें आप कर दीजिए 273 को ऐड, 273 को ऐड, तो ये आ जाएगा आपका किसमें? केल्विन में आ जाएगा। और इसी से आप डिग्री से केल्विन में इंटर कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। तो बस 273 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहे आपके सामने छोटे छोटे से। अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस है ये। अच्छा, डिफरेंस का भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर गणित क्या बैठती है। तो डिफरेंस की गणित क्या बैठेगी वो देख लीजिए। तो डिफरेंस की गणित बैठेगी यहाँ पर ऊपर की साइड डेल्टा C बाय 5, और यहाँ पर क्या आ जाता है? डेल्टा F बाय 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा K बाय 5।
अच्छा ऊपर डिफरेंस ही तो सी माइनस जीरो करा इसलिए लिखा नहीं उसको, एफ माइनस ये डेल्टा ही तो है, डिफरेंस ही तो है, ये भी तो डिफरेंस ही है, तो ये रेशो, तो इनके डिफरेंस का रेशो आ गया। अब इससे भी कहीं ना कहीं से अपन रिलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन केल्विन डिवाइड बाय 5, डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 9 और डिफरेंस इन के डिवाइड बाय। तो देखिए अब इसने यही बोला है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग डिफरेंस इन द फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा 5 सॉरी डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डेल्टा सी। ठीक, ओके। तो अब डेल्टा सी कितना दिया है, 5 डिग्री दिया है, तो ये 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 हमारा आंसर आ जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला देखिए, तो ये क्वेश्चन रहा पहला, ये दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इन अ लिक्विड। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, कुछ भी बात नहीं कही हुई है, बड़ी आसान से बात कह दी उसने और बस पल्ला झाड़ लिया और आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। इसमें बोला गया रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। तो दोनों की रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है क्या। केल्विन और डिग्री सेल्सियस की तो कभी कोइंसाइड नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि 273 का डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट और इसकी जरूर करेगी, फ़ारेनहाइट और इसकी ज़रूर करेगी। ठीक है, जिस पर कोइंसाइड कर रही है वो वाला टेम्परेचर बताना है आपको, जिस पर कोइंसाइड कर रही है वो वाला टेम्परेचर बताना है। अच्छा, तो हमारे पास फंडा क्या है, हमारे पास फंडा है C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। अब अगर कोइंसाइड कर रही है तो ये C है तो ये भी C हो जाएगा, ऑन कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस। तो ठीक है, उसको यहाँ डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस को। तो ये C डिवाइड बाय 5 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर भी C ही लेना पड़ेगा, C माइनस 32 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब इधर की साइड ले लेते हैं इसको, इधर की साइड, तो C, तो ये हो गया 9/5 C इज इक्वल टू C माइनस 32। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आते हैं, तो ये 32 इधर आ गया और ये हो गया C माइनस 9/5 C। ठीक, ओके। अच्छा, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 32 डिवाइड बाय, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 9/5 और ये C हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 5 और यहाँ पर आ गया 5 माइनस ये 9, तो माइनस का 4/5 C 32 और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 को, तो ये चल जाएगा 8 टाइम्स, इधर का -5 है, तो C में जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है -40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। इसी चीज़ को आप हो सकता है फ़ारेनहाइट में भी निकाल के बता दो, है ना, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। उस केस में आपको यहाँ पर भी F लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी F लिखना पड़ेगा, तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर -40 आ जाएगा। ठीक, ओके। तो ये थर्मोमेट्री पर और भी थोड़ा सा और डिस्कशन चलता है। तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर ग्राफ अगर अपन बनाएं, तो उसके लिए अब स्ट्रेट लाइन का सहारा लेना पड़ेगा हमको। देखिए, सबसे पहले हमारी तो इक्वेशंस क्या बोलती हैं, हमारी इक्वेशंस बोलती हैं
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में C बाय हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं F को अकेला करूँ तो ये हो जाएगा 9/5C इज इक्वल टू F माइनस 32। अब यहाँ से F को अगर अकेला करोगे तो F इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9/5C माइनस प्लस का 32। ठीक, ओके। अब यहाँ पर y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, फ़ारेनहाइट को अकेला कर दिया, इधर ही आ गया। ठीक ठीक ठीक। तो फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट y पर ले लें और c, अगर इसको c को करते हैं तो देखिए, अगर c को अकेला करते हैं तो ये हो गया 9/5। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो इसको अब कंपेयर करते हैं हम y बराबर mx प्लस सी से, mx प्लस सी से, y बराबर mx प्लस सी से। ठीक है, तो y एक्सिस पर अगर मैं फ़ारेनहाइट ले लेता हूँ, y एक्सिस पर अगर फ़ारेनहाइट ले लिया मैंने, और x एक्सिस पर मैंने लिया है ये, ठीक है, x एक्सिस पर मैंने लिया है यहाँ पर c डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा उसके केस में, स्लोप क्या हो जाएगा 9/5। तो स्लोप क्या हो जाएगा 9/5, मतलब कि स्लोप जो है वो एक तरह से 1 से ज़्यादा है। स्लोप क्या है आपका पॉजिटिव, स्लोप क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या आ रहा है, c आ रहा है। तो कुछ लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा मेरा 32, ये वाली चीज़। यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पर स्लोप। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये ओरिजिन, इस पर 0 वैल्यू है, तो जब सेंटीग्रेड पर 0 वैल्यू है तब भी यहाँ पर कितनी है, 32 है। 0 है तब क्या है, 32। और इसका जो स्लोप है, मतलब यहाँ पर अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, यही क्या होगा मेरा स्लोप, और जो स्लोप होगा वो क्या होगा मेरा 9/5 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। फ़ारेनहाइट को y पे ले लिया, इसको x पे ले लिया। तो ठीक है, कई बार ग्राफ भी दिखा के पूछ सकता है कोई जानकारी। अगला हीट, अब आता है कैलोरीमेट्री पे बात। तो अभी थर्मोमेट्री पे बात करी कि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, केल्विन एसआई यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो समझिए सीजीएस यूनिट है। मोस्ट ऑफ काम हमारा यहाँ पर सीजीएस में चल रहा होगा और फिर एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्मल फिजिक्स में अगर हम एसआई में ही कैलकुलेशन करेंगे तो हमको खुद को कष्ट ज़्यादा होगा, टिपिकल बन जाएगी कैलकुलेशन, तो हम सीजीएस में करके उसको फिर आसानी से कन्वर्ट कर देंगे अगर एसआई में पूछ रहा होगा तो। अब हीट पूछता है, तो हीट क्या है, हीट क्या है, तो हीट क्या है, एक तरह की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कंप्लीट नहीं बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से, ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, atoms and molecules in a substance or material। यही क्या होती है, हमारी हीट होती है, यही क्या होती है, हमारी हीट होती है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी जूल होगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो यूनिट होगी, मोस्ट पॉपुलर यूनिट, वो हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे कैलोरी। कैलोरी, अब जो कैलोरी है उसका रिलेशन भी देख लीजिए जूल के साथ। तो 1
कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और यही हमारा इंटर कन्वर्जन फैक्टर रहेगा कि अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, और हीट को हम यहाँ पर बार बार जो आ रहा होगा हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हीट को, ठीक है, Q से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसकी डायमेंशन वही एनर्जी के बराबर है। हीट इज एक तरह की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। तो अगर किसी बॉडी से हीट निकलती है तो हम कहते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। किसी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या बोलेंगे, बढ़ गई है। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि हीट गिवन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय अनदर बॉडी। Heat given by one body is equal to heat absorbed by another body. तो अगर एक बॉडी हीट दे रही है तो उतनी ही बॉडी दूसरी हीट एब्जॉर्ब करेगी, गेन करेगी, ठीक है। ये बात हमको दिमाग में रखनी है। यही है बस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत आसान है, जितनी एक बॉडी हीट देगी उतनी ही दूसरी बॉडी ऑब्जर्व करेगी। मेरे हाथ में मैंने ली आइस, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मुझे अगर ठंडा फील हो रहा है तो मेरे पाम का टेम्परेचर कम हो रहा है, तब ठंडा फील हो रहा है। पाम का टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, पाम का टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पाम में से इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि मेरे पाम की जो हीट है वो आइस में जा रही है। पाम की जो हीट है वो आइस में जा रही है। तो हीट हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है। हीट इज़ अ एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट को क्या बोल देते हैं, हीट इज़ अ एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट हमेशा क्या होती है, हीट इज़ अ एनर्जी इन ट्रांजिट। तो जो ट्रांसफ़र होगी उसको ही हम हीट बोलेंगे। जो बैठी हुई है एक जगह पे उसको चर्चा नहीं करेंगे हीट के बारे में, किसके अंदर जो एनर्जी है ये हीट की एनर्जी भरी हुई है। जो ट्रांसफ़र हो रही है वही है हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गई, दूसरी बॉडी से एनवायरनमेंट में गई, वगैरह वगैरह। एनवायरनमेंट से किसी बॉडी में आ गई, जैसे मैं चाय का कप रखा सर्दी के दिनों में, वो ठंडा हो गया, उसमें से एनर्जी निकली तो उसको मैं फिर हीट का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है, उसको हीट नहीं बोलूँगा, उसके अंदर बहुत हीट है। अच्छा, कितनी निकल के एनवायरनमेंट में चली गई वही हीट है। जो ट्रांजिट हो रही है, जो बह रही है, जो जा रही है, जो चल रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जा रही है ना, उसी को हम हीट बोल रहे हैं, उसी को हम हीट बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला मेरे पाम से आइस में चली गई, तो पाम में से इंटरनल एनर्जी निकली और वो आइस में ट्रांसफ़र हो गई है, तो मेरे पाम से जितनी एनर्जी निकली है, रिलीज हुई है, उतनी ही आइस ने गेन करी है, उतनी ही आइस ने गेन करी है। अब आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मेरे पाम का टेम्परेचर घट रहा है। ये प्रोसेस चल रही है ना। मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है और आइस के केस से बात करें तो आइस को थोड़ा सा गर्म फील हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से चाय का कप रखा है, चाय के कप से सराउंडिंग में, चाय के कप से, सर्दी का दिन है, सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है चाय के कप से, और सराउंडिंग्स का जो एनवायरनमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके आसपास, चाय के आसपास देखोगे आप, हाथ लगा के, हाँ थोड़ा गर्म गर्म सा फील होगा, और जो चाय का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी निकल रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट गिवन बाय बॉडी, हीट लॉस्ट बाय, हीट एब्जॉर्ब बाय अनदर बॉडी। तो जितनी हीट एक बॉडी देगी उतनी ही हीट दूसरी बॉडी लेगी। अब एक चीज़ होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या चीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो किसी बॉडी की जो हीट दी जाती है ना, वो होता है Q बराबर M। तीन बातों पर निर्भर करता है, एक तो मास, एक स्पेसिफिक हीट, और एक होता है डेल्टा थीटा, या इसको डेल्टा टी भी बोल देते हैं, MS डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मास है, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरी चीज रहती है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां से अगर मैं डिराइव करूं
एस को, तो एस होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या हो जाता है हीट, चेंज इन हीट डिवाइड बाय यहाँ पर एस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर मास आएगा आपका, यहाँ पर मास आएगा आपका। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और Q डेल्टा Q, तो एम एस डेल्टा Q। तो S क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट गिवन पर यूनिट टेम्परेचर, हीट गिवन पर डिग्री, हीट गिवन पर डिग्री इज कॉल्ड द, ठीक है, वो अगर कांस्टेंट कर दें तो ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये चीज़ बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल के मास पर भी निर्भर करती है, ठीक। तो ये हो गया इसका। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट देखें तो ऐसा यूनिट यहीं से बता देते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो गई यहाँ पर, ये हो गया जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और एसआई, तो एसआई की तो बात हो गई है, अब सीजीएस की बात कर लेते हैं। तो सीजीएस में जूल की क्या लिख दूँ यहाँ पर, सीजीएस में कैलोरी लिख देता हूँ जूल का, ठीक है, सीजीएस के स्थान पर, और केजी को क्या लिख देता हूँ ग्राम, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री केल्विन आएगा, सॉरी पर केल्विन, और यहाँ पर आ गया डिग्री सेल्सियस। अब थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी भी इसी तरह की चीज़ है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ आपकी किस पर निर्भर नहीं करती, तो एमएस, वो चेंज इन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। थर्मल कैपेसिटी वो क्या होता है Q डिवाइड बाय डेल्टा T, Q डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाता है MS, और इसे क्या बोल देते हैं थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी क्या हो गया M इंटू एस, और हीट गिवन पर यूनिट टेम्परेचर, हीट गिवन पर यूनिट टेम्परेचर वो हो गया M इंटू एस। अब M मास पर, तो थर्मल कैपेसिटी मास पर निर्भर करती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों पर निर्भर करती है। तो जैसे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ज़्यादा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो देर से ही ठंडा और देर से ही गर्म होगा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और जैसे मेटल्स की बोलें तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, जैसे कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म। और मास की भी बात मानते हैं कि हीट कैपेसिटी मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी। मेरे गिलास में एक गिलास जैसे 200 ml का मिल्क भरा हुआ है एक गिलास में, और एक बहुत बड़ा सा यूटेंसिल है, उसके अंदर 2 लीटर दूध है। अब मैं देखूंगा कि यार मेरे छोटे से गिलास में वो जो दूध था उसी यूटेंसिल से भरा गया था, तो छोटा सा गिलास जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जो 2 लीटर का यूटेंसिल्स था उतने टेम्परेचर पर उसको ठंडा होने में बहुत देर लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी थर्मल कैपेसिटी उसके मास पर निर्भर कर रही है। उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या कर रही है, उसके मास पर निर्भर कर रही है। ज़्यादा मास होगा तो थर्मल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, हीट उसके अंदर जो है वो भी ज़्यादा रह पाएगी, ज़्यादा देर तक रह पाएगी, उसको ठंडा होने में कम टाइम। जैसे छोटी चीज़ को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, बड़ी चीज़ को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम। हाँ, जैसे बर्फ़ की सिल्ली देखते हो यार, छोटी सी आइस का क्यूब जल्दी से मेल्ट हो जाता है, बर्फ़ की सिल्ली काफ़ी देर तक दिखती रहती है हमको, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब ऐसी हीट जो आपका टेम्परेचर को चेंज करे, ऐसी हीट जो टेम्परेचर को चेंज करे वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। और लेटेंट हीट क्या है, जो आपके स्टेट को चेंज करे। State change, which is responsible for state change at constant temperature, at constant temperature। तो constant temperature पर
ये वाली तो क्या कर रही थी, ये वाली तो टेम्परेचर को चेंज कर रही थी, ये वाली हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को। जब भी ये दोगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा ही आएगा। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो 2-3 उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पहले तो आइस की बात करूँ तो आइस की होती है जैसे 0.5 कैलोरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, 0.5 जूल, इसको इसमें लिखते हैं सीजीएस में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और वाटर की लिखें तो वाटर की होती है बड़ी सिंपल 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर स्टीम की लिखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कई बुक्स इसको सी से भी रिप्रेजेंट करती हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो ये भी 0.5 के लगभग ही होती है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है इन दोनों में, बट ये लगभग ही होती है। तो इसको भी 0.5 ही लेके चलेंगे अपन न्यूमेरिकल में। ये सब मैंने सीजीएस में लिखा है, कैलोरी में आंसर आ जाएगा तो उसको मुझे जूल में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी आसान देख रहे हो आप। अब हम बात करें लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू M इंटू L, Q इज इक्वल टू M इंटू L। M क्या होता है, मास, L क्या होता है, लेटेंट हीट का कोफिशिएंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है। ये क्या करेगा, बॉडी की स्टेट चेंज करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब स्टेट चेंज होती है, तो स्टेट चेंज से मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड बनाएगा, लिक्विड को स्टीम बनाएगा। जैसे आइस से वाटर बना, लेकिन जब आइस से वाटर बन रहा होता है तो तब टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री, वो फिक्स रहता है। 0 डिग्री पर ही आपकी, पहले जैसे बोलेंगे आइस का क्यूब है तो वो 0 डिग्री पर आइस का क्यूब है, फिर वो 0 डिग्री का पानी बनेगा पहले, उसके बाद जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। Q बराबर ml। अब L क्या होता है यहाँ पर, लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट। अब ये भी 2 तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फ्यूजन, तो ये फ्यूजन और ऑफ वेपराइजेशन। अब इनको वाटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इसको भी वाटर के केस में बात करें, अच्छा तो इनकी वैल्यूज़ देखिए, इसकी वैल्यू होती है 80 जूल पर केजी, 80 जूल पर केजी, 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम, एल की यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम, और ये हो जाती है 540। तो वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा रहता है ना, फ्यूज़न कम रहता है। फ्यूज़न क्या होता है कि जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, तो हम किसकी बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे। तो ये आइस से अगर आपका वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करेंगे, और फिर अगर वाटर से स्टीम बन रही होगी तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि आइस से वाटर बन रही होगी, वाटर से आइस बन रही होगी तब भी यही बात रहेगी। अच्छा, वाटर और स्टीम के इंटर कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ होती है, और वो क्या है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे चीज़ समझ में आए। फार्मूला पढ़ के काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो देखिए, व्हेन अ 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ मटीरियल, इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री टू 45 डिग्री, और मास दिया हुआ है 25। अच्छा, ये चीज़ क्या दी हुई है, हीट दी हुई है। ये चीज़ क्या दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मटीरियल, चेंजेस। ये थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल बतानी है आपको, थर्मल कैपेसिटी ऑफ सैंपल बतानी है। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ सैंपल बतानी है, पहली चीज़ थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी तो हमारे लिए क्या थी, Q
बाय टी, Q बाय टी बराबर एम एस के थी। अच्छा, मास और स्पेसिफिक हीट तो मुझे गिवन नहीं है, बट मुझे क्या दिया हुआ है, हीट दी हुई है और मुझे चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। हीट दी हुई है और मुझे चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उससे निकल जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट ही, तो यही थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पर थर्मल कैपेसिटी बराबर Q बाय डेल्टा टी लगा दूंगा, और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 300, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस 25, तो दिस कम्स आउट टू बी आपका 20। तो ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 15, ठीक है, इसका आ गया आपका 15। तो ये हो गया जूल पर, या फिर इसको बोलें कैलोरी। यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है जूल, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, थर्मल कैपेसिटी तो बता दी ऑफ अ सैंपल, ये काम हो गया हमारा। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल भी पूछी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल भी पूछी गई है, तो स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, इसी में एस का और डिवाइड कर दो, तो स्पेसिफिक हीट मास का और डिवाइड कर दो, तो स्पेसिफिक हीट दूसरा, तो ठीक है। वैसे तो हमको देखो यहाँ पर एक ही आंसर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वाला, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं ये चीज़, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। तो इसमें केस में हमारा फॉर्मूला क्या चलता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। कई बार डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा थीटा भी लिखा हुआ होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बट मैं कई बार ऐसा बनाता हूँ Q और थीटा तुमको दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर टी ही लिख रहा हूँ, डेल्टा टी। कई जगह पर मैं डेल्टा थीटा भी यूज़ कर लूँगा, तो उसमें शंका मत रखना मन में। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा, अब यहाँ से S निकालना है, तो S इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा M। अच्छा, Q अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, कितनी आ रही 15, और M जो दिया हुआ है वो कितना दिया 25 ग्राम। अब ये ग्राम में दिया हुआ है, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा kg में, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1/25 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर उछल के चल जाएगा, तो 15,000 अपॉन 25, तो ये आ गया आपका 600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, थर्मल कैपेसिटी को एमएस से नहीं निकाल सकते, दोनों चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा Q बाय डेल्टा टी भी दे रखा है, एमएस भी दे रखा है। चाहे तो आप पहले ये निकाल लें और ये निकल गया तो फिर एमएस से मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे क्लिक कर जाए वैसे काम कीजिए, जैसे क्लिक कर जाए वैसे काम कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर नज़र मारिए और सोचिए कैसे होगा। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दो बार इन पर जरूर हाथ साफ करें जब भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं या लगा रहे हैं क्वेश्चंस। तो 10 देखो 1 ग्राम की आइस है, मास कितना दे दे 1 ग्राम। 1 ग्राम की आइस को स्टीम में बदलना है, स्टीम में बदलना है 1 ग्राम की आइस को, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस है। अब उसका मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, स्टीम में भी चेंज करोगे तो मास तो कंजर्व रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा। तो स्टीम में बदलना है 100 डिग्री पर। अब इसमें जो हीट दी जाएगी वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। पहले तो वो क्या है, आइस है, पहले तो वो क्या है, आइस। अच्छा, आइस है तो पहले कितने पे आइस है, -10 डिग्री। तो पहले तो उसका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तो उसको हीट देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हीट दी जाएगी वो उसके टेम्परेचर को चेंज कर रही है। तो उसको अब क्या बना रहे हैं अपन, आइस ही बना रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री की आइस बनाएंगे। इसके केस में जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो हो जाएगा Q, हीट जो दी जाएगी वो हो जाएगी MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी से, जो कि टेम्परेचर को चेंज करती है। ये स्टेट को चेंज नहीं कर रही, ये टेम्परेचर को चेंज करने वाली हीट है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके केस में M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 ग्राम लिख दी। ठीक है, मैं CGS में काम चला रहा हूँ। S स्पेसिफिक हीट इस केस में
आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी बोली थी मैंने, 0.5 है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है मेरा यहाँ पर 10 है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है मेरा 10 है, तो यहाँ पर ये आ गया मेरा 5 कैलोरी आया है। कितना है 5 कैलोरी। ठीक है, अगला स्टेप, अगला पड़ाव। अगले पड़ाव में भाई ये डायरेक्ट आइस स्टीम नहीं बन जाएगी, पहले तो आइस बनी है ये, अब आइस से होगी इसकी स्टेट चेंज। आइस से ये क्या बनेगी, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी। अब ये 0 डिग्री पर ही है, लेकिन अब इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये वाटर में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, वाटर में कन्वर्ट हुई है तो यहाँ पर अब जो बात आएगी वो आएगी Q, जो हीट दी जा रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। वो क्या है, लेटेंट हीट की बात हो रही है, यहाँ पर लेटेंट हीट की बात हो रही है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दी जा रही है। अच्छा, L की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो 80 थी, मास कितना है 1 ग्राम, और ये कितना है 80 है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ गई, ये Q1 है, ये Q2 है, 80 कैलोरी में आ रहा है ये आंसर, है ना, 80 कैलोरी में। तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, 2 हीट दी जा रही हैं जिससे अभी तक वो वाटर बना है। अब इस वाटर से हमको 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। अभी स्टेट चेंज, अब इसका टेम्परेचर बनाना है। अब क्या करना है, इसको वाटर बनाना है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का। तो 100 डिग्री सेल्सियस का अगर वाटर बनाना है तो वापस से मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसकी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से दी जाती है, और वो है Q बराबर MS डेल्टा T। अच्छा, यहाँ पर ये Q3 कहलाएगी, तो जो Q3 निकल के आ जाएगी, मास तो 1 ग्राम है ही, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके केस में जो वाटर की स्पेसिफिक हीट बताई थी मैंने, वो क्या बताई थी, 1 बताई थी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाता है आपका 100 कैलोरी। अब हमको स्टीम बनानी है, अगले स्टेप में हमको यहाँ पर स्टेट चेंज करनी है। अब हमको बनाना है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। अच्छा, तो इसमें जो हीट दी जाएगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, वाटर से स्टीम बन रही है। तो यहाँ पर जो हीट दी जाएगी वो लेटेंट हीट होगी, वो हीट होगी हीट नंबर 4, और वो हो जाएगी ML। अच्छा, यहाँ पर जो L दी जाती है वो F होती है, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। अच्छा, मास अभी भी 1 है और ये 540 कैलोरी, तो ये आ गया आपका Q4 की वैल्यू 540 कैलोरी। अच्छा, अब ये सब हीट आ गई हमारे पास अलग अलग, और इन सबको ऐड कर देते हैं। तो Q नेट हीट जो दी जाएगी वो होगी 5 कैलोरी प्लस 80 प्लस उसके बाद कितनी थी 100 प्लस उसके बाद 540, तो 725 कैलोरी, इसका आंसर आ गया ये वाला 725 कैलोरी। ठीक है, 725 कैलोरी में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर किस में दिया, भाई साहब ने जूल में दिया हुआ है, तो इसको मैं कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 725 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, अब ये जूल में आ गया, और इसको आप खुद मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो 7 4 जा 28, मतलब इस वाली रेंज में आएगा। तो ये वाला आंसर हो जाना चाहिए लगभग ये आ जाएगा 3 4। तो अप्रॉक्सीमेशन से मैंने कर लिया, ज़्यादा मुझे कैलकुलेट करने, क्योंकि ऑप्शन दूर हैं, काफ़ी ऑप्शन दूर हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारा आंसर कैलोरी में आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन कैलोरी में करी है क्योंकि कैलकुलेटरी में बड़ा आसान हो जाता है। सर कैसे आसान हो जाता है, कैलोरी में वाटर की स्पेसिफिक हीट, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, ठीक है, ये याद रखना है, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, स्टीम की स्पेसिफिक हीट 0.5। स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर वो बोल देता स्टीम का भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको यही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता कि मुझे चाहिए 120 डिग्री की स्टीम चाहिए, तो फिर वापस से उसको हीट देनी पड़ती और वहाँ पर भी वो 0.5 आ जाता। एक चीज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन, इनकी वैल्यू ये सब हम किस में कर रहे हैं, ये सब हम किस में कर रहे हैं, CGS में। वो कितनी हो जाती है फ्यूज़न की 80 वाटर के केस में, और वेपराइजेशन कितना हो जाता है 540। तो बाद में चेंज कर दो ना, 4.2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 ऐसी कोई खराब वैल्यू भी नहीं है जिससे हम नहीं कर सके आंसर को। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वही चीज़ की हुई है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए रह जाएगा, सेम यही है।
बस यहाँ पर सारा स्टेप वही करना है। 10 ग्राम है, 10 ग्राम आइस को जो -20 डिग्री पर है, तो पहले वो 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट दोगे Q बराबर ms डेल्टा टी से, ठीक है। आइस के लिए एस की वैल्यू 0.5 रखें। उसके बाद उसको किस में चेंज करोगे, वाटर में। 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में, जैसे यहाँ पर काम करा, सेम यहाँ तक सेम है। इसके बाद एक स्टेप और जुड़ेगा इसमें कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना है आपको। इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप Q = ms डेल्टा टी दोगे और उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम रखोगे 0.5, ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीटिंग कर्व, जिससे बड़े सवाल आते हैं। तो ये हीटिंग कर्व किस किस के बीच में दिया गया है, टेम्परेचर के बीच में और हीट के बीच में। ये टेम्परेचर है और ये हीट है। अच्छा, हीट देते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो जब 0 हीट है तो टेम्परेचर भी आपका 0 है। जैसे जैसे आपने हीट बढ़ाई तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अच्छा अभी किस में है वो, अभी वो जैसे मान लेते हैं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब पहुँच गया, यहाँ पर इस जगह पर, एक तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन का टेम्परेचर याद रखना है हमको, एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर, अच्छा ये वाली जो होगी ये 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री, जैसे आइस की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा, चेंज होगी उसकी स्टेट। और यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हो, जैसे 0 डिग्री भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। मेल्टिंग, जैसे अलग अलग मटेरियल की बात करें, हम खाली वाटर की बात नहीं कर रहे। ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। अभी किसी भी मटेरियल के केस में लागू हो सकता है, तो इस पर वो बॉयल होने लग जाएगा। अब हीटिंग कर्व के केस में इसकी मैथमेटिक्स भी देख लें, इसकी मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं। तो हीटिंग कर्व की मैथमेटिक्स क्या कहती है वो देखिए। तो हीटिंग कर्व की मैथमेटिक्स कहती है कि हमारा जो हमने लिखा Q, ये चेंज इन हीट है, = ms डेल्टा टी है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। मैं वाई एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस पर चेंज इन टेम्परेचर ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ चेंज इन हीट। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/ms। अच्छा, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन वाई, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वाई, चेंज इन हीट, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप। स्लोप = क्या हो गया इस ग्राफ का, m/s। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा उसका स्लोप कम, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा उसका स्लोप कम, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम उसका स्लोप ज़्यादा। अच्छा, आइस की स्पेसिफिक हीट क्या है, 0.5। आइस की स्पेसिफिक हीट क्या है, 0.5। तो अभी मान लेते हैं कि इसने कितना एंगल बनाया, यहाँ से ये वाला एंगल बनाया अल्फ़ा। अच्छा, इसने कितना एंगल बनाया, यहाँ से बनाया बीटा। अच्छा, इसने कितना एंगल बनाया, यहाँ से ये बनाया गामा। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेट चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेट चल रही है, इस स्टेट में वो क्या है, आइस है। और यहाँ पर क्या है, फिर वो वाटर बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेट क्या चल रहा है, वाटर का चल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या चल रहा है, स्टीम का चल रहा है। अच्छा, हीट देते जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना भाई। अब आइस मेल्टिंग पॉइंट के बाद आइस मेल्ट हो गई। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको समझना है अपने को, ये क्या है, ये वाली चीज़ क्या है। यहाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया लाइन, एक ये हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस पर अगर हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जो लेंथ आ रही है इसकी, ये जो लेंथ आ रही है हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये वाली लेंथ, इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो लेंथ आ रही है, ये किसको बताएगी, लेटेंट हीट को बताएगी। ये किसको बताएगी, लेटेंट हीट को। तो यहाँ पर भी हीट दे रहे हैं हम, हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। देखो वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो दी जा रही है ये क्या है, स्टेट चेंज वाली हीट, लेटेंट हीट है। ये क्या दी जा रही है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट दी जा रही है। तो यहाँ पर जो Q है वो किसके बराबर है, ml के बराबर है। Q जो है ml के बराबर। तो यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये होगी ऑफ फ्यूज़न।
और ये होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते देते हैं LF और इसको बोल देते हैं LV। अच्छा, LV की वैल्यू ज़्यादा होती है, आप खुद देखना, वाटर के केस में इसकी वैल्यू 540 है, इसलिए इसकी लेंथ बड़ी रखी गई। ये लेंथ थोड़ी छोटी रखी जाती है ग्राफ में अगर वाटर के केस में बनाया जाए तो, किसी और मटेरियल के केस में अलग बनेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा में अगर रिलेशन करता हूँ सॉरी, तो हमने पाया था कि अल्फ़ा जो था वाटर के केस में, फॉर वाटर, क्या ज़्यादा था? अच्छा, बीटा सबसे ज़्यादा था, तो बीटा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है अल्फ़ा का, फिर गामा का। अल्फ़ा का फिर गामा का। अच्छा, इसकी अल्फ़ा अगर देखो बीटा सबसे छोटा है तो स्पेसिफिक हीट उसकी सबसे ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है। उल्टा, बीटा सबसे छोटा होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। तो बीटा जो होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद अल्फ़ा और उसके बाद गामा, गामा सबसे बड़ा होगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा है और स्पेसिफिक हीट ऑफ फिर आइस का नंबर आ जाता है और फिर स्टीम। ठीक है, तो स्लोप ज़्यादा होगा, तो स्पेसिफिक हीट कम होगी। अच्छा, एंगल बड़ा है, देखो इसका एंगल बड़ा है तो ये हो गया, ठीक है, इसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारी बातें हमने ऑब्जर्व कर ली और इन दोनों पॉइंट्स को भी जैसे लिख दिया जाता है कई बार, तो ये हो गया Q फाइनल यहाँ पर, इस जगह पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइनल, Q इनिशियल, यहाँ पर भी Q इनिशियल डैश और Q फाइनल डैश। अच्छा, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर लोगे, इसके केस में Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दोगे तो यहाँ पर लेटेंट हीट आ जाएगी आपको कितनी है, तो इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा लेटेंट हीट होगी। अब यहाँ पर देखो दो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर द सेम मास सेम बोला गया है, फाइंड द रेशो ऑफ S1S। अच्छा ठीक है, तो मेरा डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q, इसका रेशो किसके बराबर था? 1 अपॉन MS के बराबर था। अच्छा, T और Q में ग्राफ है बेटा, कई बार आपको यहाँ है ना यही ग्राफ टाइम में दे दिया जाएगा। अच्छा, तो हीट देने की जो रेट है यहाँ पर कांस्टेंट है पूरे उसमें, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो मैं बोल रहा हूँ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा जो T है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कि पावर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बात याद रखनी कि हम जिस रेट पे हीट दे रहे हैं टाइम के अनुसार वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर स्मॉल t क्या है? टाइम है, टाइम क्या चल रहा है? कांस्टेंट है, यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट है। तो अब डेल्टा T अपॉन डेल्टा मतलब ये क्या है? स्लोप। अब मास सेम बोला है इसने, स्लोप किसके बराबर है? 1 अपॉन MS के बराबर है, लेकिन मास क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है, सेम मास है, तो फिर यहाँ पर स्लोप किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। अच्छा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम, जिसका यहाँ पर रेशो पूछा है सीधा सीधा, तो SA अपॉन SB इज इक्वल टू tan थीटा B अपॉन tan थीटा A। इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए ऊपर नीचे हो गया है। tan थीटा B वाले का कितना? अच्छा, A से B का पूछा है तो B वाले का कितना? 30 डिग्री, तो उसका आ जाएगा tan 30 डिग्री 1/√3 और ये √3। दिस कम्स आउट टू बी 1:√3। ये आंसर आ गया हमारा, दोनों की स्पेसिफिक हीट का रेशो आ गया 1:√3। ठीक, तो देखो A वाले का कम आया, B वाले का ज़्यादा आया, क्योंकि उसका एंगल छोटा है B वाले का, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। A वाले का एंगल बड़ा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द सब्सटेंस A B C हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट।
अब यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया है, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया है, तो समय भी बढ़ता है। जिस प्रपोर्शन में आपकी हीट बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में समय भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वही फंडा लेके चलेंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट किसकी होगी, जिसका एंगल कम। तो स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो जो स्लोप रहेगा उसका उल्टा रहेगी, स्लोप किसका ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, ऐसा हो जाएगा इस केस में। अच्छा, तो ए का सबसे ज़्यादा है स्लोप तो उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम है। इसने पूछा है हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होगी, तो हाईएस्ट सी की होगी, सीधी सी बात है। सी हैज़ द लोएस्ट स्लोप, है ना, सी का स्लोप सबसे लोएस्ट। अगला क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री, देन ऑल आइस विल मेल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछे जाते हैं। ये मिक्सिंग करी जा रही है, ये मिक्सिंग करी जा रही है कि 5 ग्राम की आइस में 0 डिग्री, 5 ग्राम की आइस को जो 0 डिग्री पर है उसको किस में डाल दिया गया, बीकर में डाल देगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप में सवाल होएगा, 2 तरीके से सोचना है अपने को, दोनों चीज़ें अलग अलग करनी है कि भैया आइस तो होगी मेल्ट, आइस तो होगी मेल्ट, और बीकर कंटेनिंग वाटर, वाटर क्या होगा, फ्रीज, वाटर क्या होगा, फ्रीज। अब आइस मेल्ट हो और वाटर फ्रीज हो, एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है कोई ज़्यादा कदम बढ़ा रहा है कोई कम कदम बढ़ा रहा है, लेकिन कौन कितने कदम बढ़ा रहा है ये अब पता चलेगा हमको। तो पहली बात तो आइस जो है 0 डिग्री पर वो किस में बनेगी, वाटर में 0 डिग्री पर, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो 40 डिग्री का वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री के वाटर में। तो पहले देखते हैं 40 डिग्री का जो वाटर है उसको 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर, ठीक है। अभी ये किस पर है, जैसे 0 डिग्री बाहर, 20 ग्राम तो है ही है, तो अभी कितने डिग्री पर है ये, 40 डिग्री वाटर। 40 डिग्री के वाटर को किस में आना है, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होना, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए। अच्छा, ये कितना था, 20 ग्राम, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर, 20 ग्राम मास भी इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर भी 20 ग्राम ही होगा। अच्छा, इससे इसमें आना है तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम कितना है, 20 ग्राम, एस कितना होता है, इसके केस में वाटर के केस में 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो रहा है यहाँ पर 40, तो कितना आ गया, 2 चौक 8, 800 कैलोरी। तो इसमें लग रहे हैं 800 कैलोरी, ठीक है, इसमें लग रहे हैं 800 कैलोरी। अब ये वाटर में आ गया, अब इसको आइस में कन्वर्ट होना है, अब इसको आइस में कन्वर्ट होना है, तो इसको आइस में कन्वर्ट होना है, 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होना। अच्छा, इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो देख लेते हैं, इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, Q बराबर ml, Q2 बराबर ml F, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो m कितना, m यहाँ पर 20 ही ग्राम चलेगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 80 होती है, तो ये हो जाएगी Q2 जो हो जाएगी इस केस में वो भी आपकी 1600 कैलोरी। तो बहुत ज़्यादा कैलोरी, बहुत ज़्यादा कैलोरी। अब देख लेते हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है, जो उधर की साइड चल रहा है मामला। इधर की साइड क्या है, पहले हमारे पास है 5 ग्राम की आइस है, 0 डिग्री की आइस, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री के वाटर में। अच्छा, स्टेट चेंज करनी है हमको, स्टेट चेंज करनी है तो हमको Q1 जो लगेगा इधर वो लगेगा ml लगेगा। m कितना, आइस के केस में आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मास कितना है 5 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो कितनी आएगी यहाँ पर 8, तो ये होगी 400 कैलोरी, 400 कैलोरी। उसके बाद तो बात ही ख़त्म भैया, वाटर को 0 डिग्री तक लाने के लिए 800 कैलोरी रिक्वायर्ड है, वाटर को 0 डिग्री तक लाने के लिए 800, और इसके केस में 400 कैलोरी में ही वो पूरी आइस वाटर बन जाएगी, पूरी आइस वाटर बन जाएगी। तो अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता सवाल,
पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑल आइस विल मेल्ट इनटू वाटर। हाँ तो दिख रहा है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक वाटर को 0 डिग्री की वाटर बनने में, अभी तो स्टेट चेंज हुई नहीं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री करने में 800 लगेगी। और वो कितनी दे सकता है, उसके पास कितनी है, वो पूरा मेल्ट हो जाए ना तब भी कितनी हीट रिलीज़ करेगा, वो 400 रिलीज़ कर पाएगा, इसकी आधी, इसकी आधी। यहाँ तक तो कहानी नहीं जाएगी, यहाँ तक तो कहानी नहीं जा पाएगी। इसको तो हटा दो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा में कर दिया अपन ने, यहीं पे काम बन जाएगा। अच्छा तो 400 देगा, 400 देगा। अच्छा इसको कितने लग रहे हैं, 800 लग रहे हैं, इसको कितने लग रहे हैं, 800। तो अब इसको अगर वाटर बनना है, इसको अगर वाटर बनना है तो इसको 800 चाहिए, वो कितना दे रहा है, 400। ऑल आइस विल बी मेल्ट एंड रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी। अब रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर बोला गया है, तो वाटर का रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो अब ये 400 पाकर, इससे 400 पाकर, इसने अपनी 800 उसको दे दी। अच्छा 800 उसको दी तो 400 तो उसकी स्टेट चेंज होने में चलेगी, बाकी 400 का क्या हुआ। अब ये वाटर बन गया, अब वाटर बन गया है तो वाटर कितना हो गया, 20 प्लस ये, तो वाटर, मास ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, मास ऑफ वाटर, तो वो कितना हो गया, 20 प्लस 5, 25 ग्राम। अब हमारे पास कितनी एक्सेस है, कितनी एनर्जी है, यहाँ पर 800 माइनस 400, तो कितनी, 400, 400 का कितना होगा, तो 400, तो यहाँ पर 400 कैलोरी दी जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा एम एस, वाटर है, वाटर के केस में एस है, और यहाँ पर हो गया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 25, यहाँ पर आ गया ये 25 और यहाँ पर क्या बन रहा, तो ये 16 डिग्री, तो ये 16 डिग्री। तो यहाँ पर ये सवाल जाके थोड़ा सा ट्विस्ट लेता है कि अब इसने दी है 800, इसने दी है 800 कि अगर ये सारा का सारा पानी इसमें कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री वाटर में, तो इसके पास है 800, इसको 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी कम टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो रिलीज़ करती है, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो गेन करती है। तो ये गेन करती जा रही है। अच्छा 400 में तो पूरी वाटर बन गई, अच्छा उसने तो एक इस 0 पर आने में 800 है, तो फिर जब ये मिक्सिंग होगी तो 0 डिग्री के वाटर धीरे 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 करते करते पूरे का टेम्परेचर इतना, 400 जो बची उससे टेम्परेचर ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब थर्मल एक्सपेंशन की बात आती है, तो ये जो टॉपिक है ये अब हम नेक्स्ट सेशन में कर रहे होंगे। थर्मल एक्सपेंशन बड़ा अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट सेशन में आइए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।